सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम पॉइजन ऑफ लव स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। वुमैंग को एक ऐसी जगह पर भेज दिया गया था जहाँ की उम्मीद तो मोशी ने बिल्कुल भी नहीं की थी। वो कहता है कि क्या क्या उसे उसे लुओ में गार्डन विला में भेज दिया गया है। ये एक ब्रॉथल था। वो कहता है कि क्या वैंगशु जुन ने उसे भेजा है। तो जियांग यीशु थोड़ी देर के लिए रुकता है और कहता है कि तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि वैंग शुजुन कितना ज्यादा हेट करता है गोमैंग को। मोशी बिल्कुल चुप हो गया था। वो अपना जो सिर था ना वो दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। 2 साल पहले जब गोमैंग को चोंगहुआ में वापस भेजा गया था, तब मोशी ने हर तरह के पनिशमेंट को सोच लिया था कि कैसे गोमैंग को पनिश किया गया होगा या जा सकता होगा। उस समय पर उसे ये नहीं पता था कि किस तरह का पनिशमेंट गोमैंग को मिलेगा। और उसने सोचा था कि अगर गोमैंग को प्रिजन ऑफ हेवेंस में लॉक करके रख भी दिया गया तो मोशी वहां पर जाएगा। वहां पर वो उससे मिलेगा और फिर अपने मन की जो भड़ास है, जो गुस्सा है, वो गोमैंग पर निकाल लेगा। अगर गोमैंग के पैर बेकार हो गए होंगे, वो चलने फिरने में लाचार हो गया होगा, तो भी मोशी उसके साथ सिंपैथाइज नहीं करेगा, बल्कि उसे और उल्टा सीधा सुनाएगा। भले ही एक समय पर मोशी और गोमैंग के बीच में एक प्यार की फीलिंग थी, नज़दीकी थी बहुत ज़्यादा। पर इतने सालों के बाद जो एक नफ़रत थी ना, जो मोशी के दिल में जो नफ़रत आ गई थी, वो बहुत ज़्यादा गहराई तक जा चुकी थी। और अब तो ये पॉसिबल ही था कि फिर से गोमैंग और मोशी एक साथ हो सके। सिर्फ एक सिचुएशन में जहाँ मोशी खुद को इमेजिन कर सकता था कि वो गोमैंग के साथ एक और वाइन का ग्लास शेयर कर सके, वो था ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब कि तब जब गोमैंग को उस ग्रेव में दफन कर दिया गया हो 6 फीट अंडर, और वो ग्रेव के बाहर खड़ा होगा। लेकिन शायद उस वक्त आसान नहीं होगा, पर शायद वो उस वक्त गोमैंग से ओल्ड टाइम से, यानी कि पहले जब उनका रिश्ता अच्छा था, उस तरह से बात कर सके। गोमैंग की ग्रेवयार्ड पर मोशी रेड पियोनीज से बना हुआ बुके, जो कि उसने स्पिरिचुअली बनाया था, वो मोशी गुमेंग के टोम्बस्टोन के सामने बुके को रखता। कम से कम एक आखिरी बार वो बिना लड़े ही एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाते। पर एक लंबे समय से गुमेंग एक ऐसा पर्सन था जो हर तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज मोशी के सामने लेकर के आता था। और मोशी को इस बार भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस बार भी शायद चीजें सेम तरीके से होंगी। लो में गार्डन विला, इन 4 शब्दों ने मोशी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। ये 4 शब्द बार-बार मोशी के दिल-दिमाग में नाच रहे थे। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि इन 4 शब्दों में से वो थोड़ी-सी भी कम्फर्टिंग फीलिंग को अपने अंदर ला सके। लेकिन आखिर में मोशी को रियलाइज़ हुआ कि उसके सारी एफर्ट्स, सारी कोशिशें बेकार थी, और उसे इनमें से किसी भी चीज़ में कोई खुशी मिल नहीं रही थी। और बाहरी तौर पे देखा जाए तो मोशी को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फ़ील हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। मोशी को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जो इतनी नफ़रत हो रही थी, जो इतनी गुस्सा आ रही थी, वो क्यों उसे मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था? क्या उसे भी औरों की तरह खुश नहीं होना चाहिए था गुमैंग की हालत देख कर के? क्योंकि गुमैंग ने जो किया था, अब वो उसका रिज़ल्ट फ़ेस कर रहा था। मोशी ने अपनी एल्बो को फूलों से सजी हुई रेलिंग पर रखा। उसने अपने फिंगर टिप्स को बेंड करने की कोशिश करी, पर उसकी फिंगर टिप्स ठंड की वजह से बिल्कुल नम पड़ गई थी। उसे तभी, यानी कि मोशी ने अपने फेस को जियांग यीशु की तरफ टर्न किया, पर जब उसने जियांग यीशु के फेस के एक्सप्रेशंस को देखा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा नजर आने लगा था। एक डिजीनेस, मतलब उस ना एक चक्कर जैसा आने लगा था, और मोशी के पेट में ना एक बेचैनी सी हो रही थी। गु मैंग को लुओ में गार्डन विला में भेज दिया गया था और ऑलरेडी 2 साल बीत चुके थे।
मोशी इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि वो मैंग किस सिचुएशन में होगा वहाँ पर। मोशी को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे तो बिल्कुल पागलों की तरह हँसना चाहिए था, जिस तरह से वो मैंग और वो अलग हुए थे। और ऐसा होना भी चाहिए था, तभी जाकर के शायद वो उस गहरी नफ़रत को महसूस कर पाता, जो हर कोई गो मैंग के प्रति अपने दिल में रखता था, जो कि सभी के दिल-दिमाग में बस चुकी थी। मोशी ने अपने लिप्स को ट्विस्ट किया और उसने पूरी कोशिश करी कि वो थोड़ी भी खुशी को महसूस कर सके, पर आखिर में उसे बस एक कोल्डनेस महसूस हुई अपने अंदर, एक खालीपन, एक सूनापन। एक इमेज गुमैंग की जब पहली बार मोशी उससे मिला था, जब गुमैंग का चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था, तब गुमैंग ने मुस्कुराते हुए मोशी से कहा था, हे मोशी दी। दूसरी इमेज जो मोशी को याद आ रही थी, वो थी खूबसूरत गुमैंग की, जो जब आर्मी में एनलिस्ट हुआ था, तब उसके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। उस वक्त गुमैंग ने मोशी की तरफ देखा था, उसने मोशी की तरफ देख करके विंक किया था और वो बहुत ही तेज आवाज में हंस रहा था। मोशी को वो शब्द भी याद आते हैं जो गुमैंग ने उससे कहे थे जब उसे लीड कमांडर बनाया गया था। मोशी ने मुस्कुराते हुए कहा था, हे मोशी, अब तुम ना वांगबा आर्मी में बिना किसी डर के एनलिस्ट हो सकते हो, क्योंकि अब तुम अपनी रैंक्स में और ज़्यादा हाई लेवल पर ही जाओगे। वो शब्द जो मोशी ने जो गुमैंग ने तेज़ आवाज़ में चिल्ला कर के कहे थे, उन सारी डेड बॉडीज़ के ढेर पर खड़े होकर के। गुमैंग ने कहा था, हे मोशिदी, चलो, चलो मेरे साथ। हम अब एक साथ सारे युद्ध लड़ेंगे। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के घर चलूँगा। और साथ ही मोशी को वो शब्द भी याद आ रहे थे जब गुमैंग एम्परर के थ्रोन के सामने गिड़गिड़ा रहा था, उनसे भीख माँग रहा था कि एम्परर उसके मेन जो युद्ध में शहीद हो गए थे, मारे गए थे, उन सभी मेन को एक साथ बरी ना कर दें। गुमैंग रोते हुए एम्परर से चिल्ला-चिल्ला के कह रहा था कि प्लीज़, प्लीज़, मैं सारी हीलर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी भी बॉडीज़ हैं उनको आइडेंटिफ़ाई किया जाए। मैं आपसे भीख माँगता हूँ, ये उनकी कोशिश को वेस्ट मत करिए। हर एक सोल्जर अपना टोम्ब डिज़र्व करता है, जहाँ पर उस सोल्जर का नाम लिखा हो। योर मैजेस्टी, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी ब्रदर, कोई भी भाई जो इस युद्ध में मारा गया है, वो एक आखिरी टाइम भी अपने घर वापस ना जा सके।